और एने फ्रैंक की वह डायरी इतनी मशहूर हुई, इतनी प्रचलित हुई कि उसमें वर्णित वृत्तांतों के आधार पर कई सिनेमा बने, टेलीविज़न में भी काफ़ी वो छा गई। टेलीविज़नों के क्षेत्र में, मतलब टेलीविज़न के क्षेत्र में, टेलीविज़न के जगत में जो भी सीरियल्स वगैरह होते हैं चैनल्स वगैरह में, उनके डायरी पर आधारित काफ़ी कुछ स्क्रिप्ट लिखे गए। टेलीविज़न के जो भी सीरियल्स वगैरह बनते थे उनके डायरी के आधार पर ही बनने लगे। टेलीविज़न के जगत में भी उनका डायरी काफ़ी मशहूर हुआ, छा गया, और उसके आधार पर काफ़ी फिल्में भी बने और थिएट्रिकल प्रोडक्शन यानी कि थिएटर पर भी प्रस्तुतिकरण हुई। बहुत सारे वृत्तांत उनके डायरी में कुछ ऐसे थे जो कि थिएटर के काबिल थे, थिएटर में प्रस्तुत होने के काबिल थी। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। देखिए, मैच्योरिटी इज द डेवलप्ड माइंड, और यहाँ उनका जो डायरी था वो एक मैच्योर अर्थात एक डेवलप्ड माइंड का एक कमाल था, एक कार्य था। दिस वॉज द वर्क ऑफ अ मैच्योर इंसाइटफुल माइंड। इंसाइटफुल का मतलब होता है इनसाइट, साइड मतलब दृश्य और इन मतलब इनसाइड दृश्य, अर्थात अंतर्दृष्टि वाले बुद्धि, अंतर्दृष्टि वाले दिमाग, एक परिपक्व दिमाग, अंतर्दृष्टि रखने वाले एक परिपक्व दिमाग का वह एक कार्य था। कौन? उनका एक लिखा हुआ उनका डायरी। एने फ्रैंक का डायरी कोई साधारण डायरी नहीं था। उसमें जो वृत्तांतों का घटना किया हुआ था, जो भी घटनाओं का जिक्र था उसमें, वह बहुत ही अंतर्दृष्टि रखने वाले एक दिमाग का करामती था। That was the work of a mature and insightful mind। कहने का मतलब खूब परिपक्व दिमाग के सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म अनुभव, एक परिपक्व दिमाग के सूक्ष्म अनुभव का वो एक कमाल था, एक कार्य था उनका डायरी। कहने में समझ रहे हैं? Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। और डायरी क्या प्रदान करता था, क्या जिक्र करता था? नाजी आधिपत्य के अधीन रोजमर्रा का जो जीवन था, दैनिक दिनचर्या का एक अंतरंग परीक्षण प्रदान करता था। इंटीमेट का मतलब होता है इंटरनल, अंतरंग। आप एग्जामिनेशन, परीक्षण। तो नाजी आधिपत्य के अधीन, नाजी आधिपत्य के अंतर्गत जो लोगों का जो दैनिक रूटीन होता था, उसका एक अंतरंग परीक्षण वह डायरी प्रदान करता था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नाजी आधिपत्य की, यह भी एक एनी फ्रैंक भी नाजी आधिपत्य की एक शिकार थी, उनमें से ही एक थी। उन्हीं हॉलोकॉस्ट विक्टिम में से नाजी भी एक थी। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है एक प्रलय, एक तबाही, जिसमें सभी लोग, अधिकांश जनसंख्या जिनकी मौत हो गई किसी तबाही में, किसी युद्ध में, किसी प्रलयंकारी युद्ध में। तो डेट वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और द्वितीय विश्व युद्ध था एक प्रलयंकारी युद्ध के प्रलयंकारी युद्ध के समान था वो द्वितीय विश्व युद्ध। उसी को कहा गया यहाँ हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। और उसमें जितने लोग मारे गए हैं वो लोग क्या हैं, उसके शिकार थे, पीड़ित थे। तो एने फ्रैंक वाज वन ऑफ देम, शी वाज वन ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, शी एंड हर फैमिली टुगेदर एक्सेप्ट हर फादर। तो शी वाज वन ऑफ द, so she has become one of the discussed and renowned, one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims वो बन चुकी थी। आप समझ रहे हैं अब नाजी ऑक्यूपेशन, यानी कि देखिए इंट्रोडक्शन में ही सारा, अब इंट्रोडक्शन को अगर बढ़िया से समझ जाते हैं, इंट्रोडक्शन क्या रहता है ना, एक प्रकार का समरी, शॉर्ट समरी प्रोवाइड करता है आपको बिफोर यू गॉन थ्रू द बेसिक, थ्रू द मेन बॉडी ऑफ द कंटेक्स्ट के मेन बॉडी पर जाने से पहले अगर उसके
बिगिनिंग को अगर आप बढ़िया से समझते हो तो कहानी को अंदर में क्या बातें हैं ऐसे समझने की, आप समझो चाहे नहीं समझो, आप 60 एबव मोर देन 50% आप जान गए हो उसके बारे में। इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ एट जस्ट इंट्रोडक्शन में। तो मैं फिर से बोलूँगा, एने फ्रैंक की जो डायरी थी वो डायरी, उसकी जो रचना थी, किसका एक कमाल था, वो किसका कार्य था, एक बहुत ही परिपक्व दिमाग का सूक्ष्म ज्ञान, एक परिपक्व दिमाग के सूक्ष्म ज्ञान का वह एक कमाल था उनका डायरी एक कार्य था, एक परिपक्व दिमाग की सूक्ष्म दृष्टिकोण का एक कार्य था, एक बहुत ही डेवलप माइंड। परिपक्व दिमाग मतलब क्या होता है? मैच्योर माइंड मतलब डेवलप माइंड। एक विकसित दिमाग की सूक्ष्म दृष्टिकोण का एक हल था, एक कार्य था उनका डायरी। द डायरी विच प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी कमीशन, जो कि यह क्या प्रदान करता है? नाजी आधिपत्य के अंतर्गत लोगों की दैनिक दिनचर्या का एक अंतरतंग परीक्षण प्रदान करता है। मतलब उनके टाइम में, एने फ्रैंक के टाइम में, जब एने फ्रैंक बंदी के समान छिपी हुई थी या पकड़ा गई थी, बेटरेड हो गई थी, और उन्हें जब कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया था, वहाँ के कैदी लोग बुखार, एक बीमारी से, टाइफस नाम की बीमारी से गुजर रहे थे, त्राहिमाम थे। तो उस वक़्त का जो कंडीशन था, उस वक़्त का जो अनुभव था, एने फ्रैंक उसको वर्णन करती है अपने डायरी में। वो बतलाती है कि वहाँ के कैदियों का, कंसंट्रेशन कैंप में मौजूद सारे कैदियों का क्या डेली रूटीन रहता था, कैसे उसको एग्जामिन कर रही हैं। उनके कंसंट्रेशन कैंप पे रहने वाले कैदियों का जो रोज़मर्रा का जो रूटीन था, रोज़ लाइफ का, डेली लाइफ का जो रूटीन था, उठना बैठना, कब खाना, कब कहाँ जाना, घूमना फिरना आदि, कब सोना, कब क्या करना, उनका जो दिनचर्या था, उसका एक अंतरंग परीक्षण एने फ्रैंक का डायरी प्रस्तुत करता है। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. मतलब सर्वाधिक विवादित अथवा प्रचलित। देखिए, प्रचलित दो प्रकार से आदमी होता है, एक विवाद से घिर जाता है या फिर प्रशंसा, सम्मान से गिरो चाहे विवाद से गिरो, तो दोनों हाल में तो आप क्या हुए, फेमसी तो हो रहे हो, प्रचलित तो हो रहे हो, रेनाउंड यानी कि जानने को, सबको, सर्व के लिए, सब लोगों के लिए जानने में तो आ रहे हैं। तो एने फ्रैंक भी विवादित थी, सर्वाधिक विवादित और चर्चित पीड़िता के रूप में विच थी। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। सर्वाधिक प्रचलित या फिर विवादित, सर्वाधिक विवादित और चर्चित उस युद्ध की पीड़ितों में से एक थी, एक हो चुकी है। यहाँ हैज बिकम है, प्रेजेंट परफेक्ट है। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। देखिए, बार बार सेंटेंस को पढ़ता हूँ ताकि आप लोग भी वोकैबुलरी का, आपको लोग को थोड़ा मजबूत हो। वोकैबुलरी के साथ साथ सेंटेंस के वर्ड्स को देख करके मीनिंग निकालना, आप लोग का भी थोड़ा सा इसके प्रति इंटरेस्ट पैदा हो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड। अरे जल्दी खत्म करने से क्या मतलब है, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए। ऐसा पढ़ो कि किताब की जो लिखने की जो ढंग है, स्टाइल है, स्टाइल ऑफ फॉर्मिंग ऑफ सेंटेंस इन योर बुक्स आपका अपना बन जाए। क्या आप हॉलोकॉस्ट को मेरे ख्याल से अपने लैंग्वेज में, अपने राइटिंग स्किल के दौरान हॉलोकॉस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, रिनाउंड का इस्तेमाल करो। ये मेरा पढ़ाने का उद्देश्य रहता है। इंटीमेट वर्ड का आप इस्तेमाल करो, इनसाइटफुल का इस्तेमाल करो, मैच्योर वर्ड का इस्तेमाल करो आप अपने लैंग्वेजेस में। ये मेरा पढ़ाने का टारगेट रहता है, ऐसे ये सोच के मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। कैसे बोलोगे इसको हिंदी में? इसको हिंदी में अगर बोल लेते हो यथा योग्य, तो आपका एक इंग्लिश बहुत मजबूत हो रहा है। समझ लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं? इंग्लिश मजबूती करने के लिए ना। वोकैबुलरी एंड स्पोकन राइटिंग सब मजबूत करने के लिए तो लिटरेचर है।
खैर ग्रामर तो इसके पीछे काम कर ही रहा है। जैसे कि ग्रामर अगर मुझे मालूम है तो उसका सिम्टम जान करके मैं हिंदी बोल रहा हूँ। जैसे कि देखो एने फ्रैंक प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे टेंस लग रहा है। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट, यानी वन ऑफ द मोस्ट को क्या कहते हैं, सर्वाधिक। एक शब्द हिंदी में दिया गया इसके लिए, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे अधिक प्रचलित और डिस्कस मतलब चर्चित, ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स मतलब कौन सा हॉलोकॉस्ट, प्रलयंकारी, प्रलय के वक्त, प्रलय के समय की जो पीड़ित लोग थे। कौन सी प्रलय, द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रलय था, द्वितीय विश्व युद्ध का जो बहुत बड़ा जोखम था, उसके दौरान जो जितने लोग पीड़ित जन थे वो कहे गए, कहलाए गए क्या, हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। तो प्रलय के दौरान जो पीड़ित लोग थे, that was called Holocaust victims. तो Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. तो Anne Frank बन चुकी है सर्वाधिक विवादित और चर्चित पीड़ितों में से एक हो चुकी है एने फ्रैंक। उनमें से एक थी। जितने भी हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स थे द्वितीय विश्व युद्ध में त्राहिमाम हुए, जितने भी पीड़ित बंदी लोग थे, उनमें से एने फ्रैंक भी सर्वाधिक, एने फ्रैंक एक सर्वाधिक विवादित और चर्चित पीड़ितों में से एक हो गई है। आगे बढ़ते हैं। Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. अब देखिए कह रही है एने फ्रैंक अपने डायरी में, before she was going to start, how she had began her writings while writing a diary, how she had started while writing a diary. In this way, here you can see. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me, not only because I never written anything before, but also because it seems to me that later on मेरे जैसे someone like me, it's very, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। देखिए सेंटेंस का हम जब मीनिंग निकालते हैं तो सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। someone like me अर्थात मेरे जैसे व्यक्ति, मी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, फॉर मतलब के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। अब आ जाइए, क्या डायरी लिखना, राइटिंग इन अ डायरी एक अत्यंत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। अर्थात मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक अत्यंत वास्तव में विचित्र अनुभव के रूप में एक समान है। कह रही हैं एने फ्रैंक कह रही है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक वास्तव में एक विचित्र अनुभव के समान है। Not only because I have never written anything before, केवल इसलिए नहीं कि मैंने कभी पहले डायरी नहीं बनाया है, केवल इसलिए ही नहीं, बल्कि but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. ना ही केवल इसलिए कि पहले मैंने कभी कोई डायरी नहीं लिखा है, पहले मैंने कभी कोई डायरी नहीं बनाया है, केवल यही कारण नहीं है एक इस विचित्र अनुभव का, इस विचित्र अनुभव के समान प्रतीत होने का कारण केवल यही नहीं है कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है पहले, बल्कि यह भी कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना ही मैं और ना ही कोई और भी
13 वर्ष स्कूली कन्या